नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ साक्षी केसरी। खबरों की शुरुआत करते हैं लखनऊ से। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आज शाम सीएम योगी की अहम बैठक सीएम योगी ने बुलाई है। सिंचाई विभाग बाढ़ परियोजनाओं की समीक्षा के लिए इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। पहले की समीक्षा बैठक का फीडबैक लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो वहीं जल शक्ति मंत्री सचिव, प्रमुख सचिव सिंचाई भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है शाम 5:30 बजे लोक भवन में अहम बैठक बुलाई गई है। इस अहम बैठक में चर्चा की जाएगी। जल शक्ति मंत्री सचिव बैठक में मौजूद होंगे। तो वहीं सिंचाई विभाग बाढ़ परियोजनाओं की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें इसके पहले जब समीक्षा बैठक की गई थी तो इसी का फीडबैक लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अहम बैठक है आज शाम 5:30 बजे। तो आज शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अहम बैठक बुलाई है। बताया जा रहा है कि इस अहम बैठक में जल परियोजनाओं को लेकर के बातचीत की जाएगी। तो बाढ़ परियोजनाओं को लेकर के भी बात की जाएगी। सिंचाई विभाग के अधिकारी भी इस समीक्षा बैठक में मौजूद रहेंगे। सिद्धार्थ सिंह जुड़ गए हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। सिद्धार्थ, जो बैठक बुलाई गई है आज शाम को 5:30 बजे, जिसमें सिंचाई विभाग के अधिकारी मौजूद रहने वाले हैं, बाढ़ परियोजनाओं से जुड़े अधिकारी जो हैं बैठने वाले हैं इस बैठक में, और क्या इस बैठक में खास चर्चाएं की जाएंगी? देखिए, कहीं ना कहीं आने वाला समय जो होगा मानसून पर, तो जिन जिन जगहों पर बारिश के कारण बाढ़ आती है वहाँ किस तरह की तैयारियां की गई हैं, किस तरीके से लोगों को इस बार ज्यादा आम जनमानस को परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए आज मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई है। इसके पहले जो साल में जो सरकार ने जो कार्य किया था वो कितना जमीनी स्तर पर उतरा है, तो उसको भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री उसकी भी समीक्षा करेंगे। जी साक्षी। सिद्धार्थ, चूंकि सिंचाई विभाग को लेकर के क्या कोई अहम फैसला भी लिया जा सकता है आज की बैठक में, और अगर लिया जाएगा तो किन किन बिंदुओं को लेकर के आज चर्चा की जा रही है? देखिए, इसमें जल शक्ति मंत्री के सचिव और प्रमुख सचिव सिंचाई भी मौजूद रहेंगे। सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, आगरा, आजमगढ़ तथा पूर्वांचल विश्वविद्यालय तो कहीं ना कहीं जो पूर्वांचल के जो क्षेत्र है जहाँ पर हमेशा बाढ़ आती है, तो कहीं ना कहीं ऐसा मैप तैयार किया जाएगा जिससे आने वाले समय में जो बाढ़ से आम जनमानस को प्रभावित ना हो, ज्यादा नुकसान ना हो। तो कहीं ना कहीं जो पिछले साल जो सरकार ने जो योजनाएं बनाई थी उनका उससे किस तरीके से बाढ़ आने पर किस तरीके से मददगार रही आम जनमानस के लिए, तो कहीं ना कहीं इसकी भी समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री। और देखना है शाम तक, ये देखना है कि और क्या क्या फैसले होते हैं और क्या क्या बदलाव किए जाते हैं। जी सिद्धार्थ, आप हमारे साथ बने रहिए। अगली खबर पर भी आपसे जानकारी चाहेंगे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपतियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम को कुलपतियों के साथ बैठक करेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री, मुख्य सचिव, एसीएस उच्च शिक्षा भी अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। शाम 6 बजे लोक भवन में बैठक होगी, यानी 5:30 बजे पहले सिंचाई विभाग की बैठक होगी लोक भवन में, और उसके बाद शाम 6 बजे ऊर्जा विभाग की बैठक भी करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और वहीं ये भी जानकारी मिल रही है कि शाम 6:30 बजे लोक भवन में इस बैठक का आयोजन किया गया है। पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपति यहाँ पर इस बैठक में उपस्थित रहने वाले हैं और शिक्षा से जुड़े हर एक मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। ये अहम बैठक आज जो विभागों के अलग अलग विभागों के बैठक लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और कुलपतियों के साथ में उच्च शिक्षा मंत्री, मुख्य सचिव और एसीएस उच्च शिक्षा अधिकारी भी मौजूद रहने वाले हैं इस बैठक में। सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, चूंकि देखिए एक तरफ सिंचाई विभाग के लिए बैठक लेंगे मुख्यमंत्री, तो वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर के कुलपतियों के साथ भी बैठक होगी। क्या कुछ अहम चर्चाएं होने वाली हैं इस बैठक में? की दूसरी बैठक 5:30 बजे कुलपतियों के साथ होगी। कहीं ना कहीं जिस तरीके से सत्र चल रहे हैं, सत्र लेट ना हो और आने वाले समय में किस तरीके से परिवर्तन किया जाए,
जो किताबें चलती हैं कहीं ना कहीं उनमें क्या क्या परिवर्तन किया जाए, किस तरीके से और उच्च शिक्षा को अच्छा किया जाए, तो कहीं ना कहीं काफी चीजें होंगी। और वो भी अपना कुलपति भी बताएंगे किस तरीके से क्या क्या नई नई चीजें हो सकती हैं जिससे शिक्षा के स्तर में सुधार हो। तो कहीं ना कहीं ये एक बैठक हुई, उसके बाद फिर ऊर्जा विभाग के साथ अगली बैठक होगी। 3 बैठक ताबड़तोड़ होगी। ऊर्जा विभाग की बैठक काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें गर्मियों का समय चल रहा है, तो काफी इस समय ब्रेकडाउन हो रहे हैं बिजली व्यवस्था में। तो छोटे छोटे शहरों में भी, काफी गाँवों में भी बिजलियों को लेकर काफी इस समय परेशानी हो रही है। तो कहीं ना कहीं अब आज इसके लिए भी बैठक बुलाई गई है और अब तक देखना ये होगा कि क्या क्या मुख्यमंत्री के सामने कैसे बताते हैं। बीच में भी खुद मुख्यमंत्री के आदेश पर जो अफसर थे उनको फील्ड में उतार दिया गया था, तो उसका क्या रिजल्ट होगा। तो ऊर्जा विभाग अपना मॉडल बताएगा किस तरीके से क्या कर रहा है और किस तरीके से आम जनमानस को विद्युत कटौती से लेकर इन सब चीजों से राहत मिले। जी सिद्धार्थ, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राज्य की कमान संभाले आज 1 महीना पूरा हो गया है। इस 1 महीने में सीएम योगी ने कई अहम फैसले लिए हैं। पिछले 30 दिनों में योगी सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं और ऐसे फैसले लिए हैं जो कि एक सीएम और नेता के तौर पर उनकी अलग पहचान बनाते हैं। योगी सरकार 2.0 का 1 महीने का कार्यकाल आज पूरा हुआ है और इस 1 महीने में कई बड़े अहम फैसले लिए गए हैं मुख्यमंत्री के द्वारा। 25 मार्च को सीएम पद की दोबारा से शपथ ली थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और बता दें कि 2 डिप्टी सीएम ने भी शपथ ली थी, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने भी। तो 18 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली थी। 14 राज्य मंत्रियों ने साथ में शपथ ली थी, तो 20 राज्य मंत्री बने थे। कुल योगी सरकार ने यूपी के इतिहास रचा था 25 मार्च को और आज 1 महीना पूरा हो गया है। इस 1 महीने में जिस तरीके से ताबड़तोड़ काम किए गए हैं सरकार के द्वारा, उसकी सराहना भी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि कुशल नेतृत्व को देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने जो काम किया है उससे कहीं ना कहीं जनता में भी संतोष नजर आ रहा है, जनता भी खुश नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम एक अलग ही पैमाने पर लिखा जा रहा है क्योंकि 1 महीने में ही जब इतना काम किया गया है तो आगे अभी 5 साल का कार्यकाल में क्या क्या कामकाज किया जाएगा, इसकी भी चर्चाएं जोरों पर हैं। तो बता दें आपको कि 30 दिनों में कई अहम बड़े फैसले लिए गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा, जिसमें है कि पहली कैबिनेट में मुफ्त राशन योजना की अवधि को बढ़ाया गया। तो वहीं विभागों की 100 दिन की कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया मुख्यमंत्री के द्वारा। श्रावस्ती जनपद से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई इन 30 दिनों के अंदर में। तो वहीं महिला होमगार्ड्स को एंटी टेररिस्ट मॉड्यूल का प्रशिक्षण भी दिया गया। 1 महीने में अगले 3 महीने, 6 महीने और 5 साल का खाका भी तैयार किया गया इन्हीं 30 दिनों में। पेपर लीक होने के आरोप में बलिया के DIOS को भी सस्पेंड किया गया। तो वहीं मुख्यमंत्री आवास पर जनता दर्शन की वापस शुरुआत की गई और 100 से ज्यादा अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई भी की गई इन 30 दिनों में। तो वहीं 20 दिनों में 200 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति को भी कुर्क किया गया। 63 हिंदू बंगाली परिवारों के पुनर्वास की भी सुविधा दी गई लोगों को। तो ये वो बड़े फैसले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, जो उन्होंने इस 30 दिनों में लिया है। यानी 1 महीने का कार्यकाल उनका पूरा हुआ, दूसरा कार्यकाल मुख्यमंत्री के तौर पर, और ये कई बड़े फैसले थे जिसे रूबरू हमने अभी आपको करवाया। पहली कैबिनेट में मुफ्त राशन योजना की अवधि को भी बढ़ाया गया और कई अहम फैसले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा लिए गए। आज 25 अप्रैल है और ठीक 1 महीने पहले यानी 25 मार्च को दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और तब से 30 दिनों में ताबड़तोड़ काम किए गए हैं। कई अहम फैसले मुख्यमंत्री के द्वारा लिए गए।
फिर खबरों में आगे बढ़ते हैं। योजना भवन में अमृत सरोवर योजना को लेकर बैठक जारी है, जिसमें केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों की नदियों की साफ सफाई को लेकर बैठक में मंथन चल रहा है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू आपको करा रहे हैं, जहां अमृत सरोवर को लेकर के बड़ी बैठक जारी है। 75 जिलों में अमृत सरोवर की योजना पर मंथन चल रहा है। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति बैठक में शामिल हैं, तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी बैठक में मौजूद हैं। ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी भी मौजूद हैं और साथ ही आपको बता दें कि नदियों की सफाई और संवारने को लेकर के चर्चा की जा रही है। इस बैठक में योजना भवन में ये बैठक चल रही है। अमृत सरोवर को लेकर के बैठक जारी है। योजना भवन में अमृत सरोवर को लेकर के बैठक चल रही है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर इस बैठक में तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। योजना भवन में अमृत सरोवर को लेकर के बैठक जारी है। इस बैठक के खत्म होते ही सारी जानकारी हासिल हो पाएगी कि आखिर इस बैठक में क्या कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। और ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर का रुख करते हैं, आपको बता दें कि सीतापुर पहुंचे हुए हैं कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम। आजम खान से मिलने के लिए प्रमोद कृष्णम पहुंचे हुए हैं। आजम खान से मुलाकात नहीं हो पा रही है। बता दें आपको कि जेल अधीक्षक के कक्ष में बैठे हुए हैं प्रमोद कृष्णम और जेल प्रशासन और प्रमोद कृष्णम के बीच में बातचीत चल रही है। जिला कारागार में बंद है आजम खान और उन्हीं से मुलाकात करने के लिए कांग्रेस के नेता पहुंचे हुए हैं सीतापुर जेल में, लेकिन फिलहाल अभी मुलाकात उनकी हो नहीं पाई है। जेल अधीक्षक के कक्ष में बैठे हुए हैं प्रमोद कृष्णम और बातचीत चल रही है। प्रमोद कृष्णम का ये कहना है कि उन्हें मुलाकात करनी है आजम खान से, लेकिन फिलहाल मुलाकात नहीं हो पाई है और अभी बातचीत चल रही है जिला अधीक्षक के साथ। और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि गोरखनाथ मंदिर के बाहर हमले का ये मामला है, जिसमें आरोपी मुर्तजा को लेकर के एटीएस लखनऊ पहुंची है। भारी सुरक्षा में एनआईए एटीएस कोर्ट लेकर के टीम पहुंची हुई है। कोर्ट में आरोपी मुर्तजा की पेशी होगी। भारी संख्या में पुलिस बल कोर्ट में तैनात की गई है। तो भारी पुलिस बल की देखरेख में एटीएस की टीम आरोपी मुर्तजा को लेकर के लखनऊ पहुंची हुई है और एटीएस कोर्ट में आज पेश किया जाएगा आरोपी मुर्तजा को। बता दें आपको एक बार कि गोरखनाथ मंदिर के बाहर सुरक्षा कर्मियों पर धारदार हथियार से हमला करने का आरोप लगा हुआ है मुर्तजा पर, और इसी को लेकर के लगातार छानबीन भी एटीएस कर रही थी और इस जांच में अलग अलग कई तरीके की खुलासे भी हुए। सिद्धार्थ सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे रिपोर्टर, ज़्यादा जानकारी देने के लिए। सिद्धार्थ, क्या फिलहाल जानकारी मिल रही है, चूंकि आरोपी मुर्तजा को एटीएस लखनऊ लेकर के पहुंची हुई है, यहाँ पर क्या कुछ दलीलें दी जाएंगी, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, आपको बता दें मुर्तजा का जो केस है वो लखनऊ ट्रांसफर हो चुका है और आपको बता दें अभी 2 दिन पहले उसका ऑपरेशन हुआ है। वो ऑपरेशन सफल ऑपरेशन हुआ है, जिसके बाद इसने अपने परिजनों से मिलने की इच्छा जताई थी, लेकिन सब परिवारजनों ने इससे मिलने से इनकार कर दिया। तो आज कहीं ना कहीं लखनऊ में जो एनआईए की कोर्ट है उसमें इसको पेशी की जाएगी। उसको इसके लिए पेशी के लिए लाया गया है, तो लगभग आधे घंटे बाद इसकी पेशी की जाएगी और उसके बाद जो है इसको कहीं ना कहीं हो सकता है आज कोर्ट इसको सेंट्रल जेल लखनऊ में शिफ्ट कर दे। जी सिद्धार्थ, एटीएस की टीम से कोई जानकारी मिल पाई है, जांच उनकी कहां तक पहुंची है, क्या कोई बड़े खुलासे होने के चांसेस हैं, चूंकि आज कोर्ट में भी पेश किया जाएगा मुर्तजा को, तो ऐसे में क्या जानकारी फिलहाल मिल पा रही है? देखिए, कहीं ना कहीं इससे काफी पूछताछ है। उसके डोंगल्स के लेवल अब लगभग जो एटीएस और एनआईए की टीमें हैं उन्होंने लगभग कोर्ट कर दिया है, लगभग इसके डोंगल की भी जांच हो गई है। तो कहीं ना कहीं अब और काफी चीजें जो इससे पूछताछ करनी है। एक जो हमारे सूत्र बताते हैं, लगातार इसके जो खाते के स्टेटमेंट है उनका मिलान कराया जा रहा है, किन किन लोगों को ट्रांसफर किया था। और एक चीज इसमें नई चीज ये है कि पुलिस के हाथ नई बात ये लगी है कि
क्या इसने और कोई खाते तो नहीं खोले थे, दूसरे नाम से खाते तो नहीं खोले थे, और लगभग जिन लोगों से पूछताछ की जा रही है, इसके नौकर से भी, अभी इसके नौकर को भी हिरासत में लिया गया है, तो उससे भी पूछताछ की जा रही है। तो कहीं ना कहीं सबसे जो अहम सबूत है पुलिस के पास और वो जांच एजेंसियों के पास, वो उसका डोंगल है। तो डोंगल से काफी चीजें निकल कर सामने आई, जो नक्शे मिले हैं मंदिर के, और यही सब दलीलें कोर्ट में दी जाएंगी आज। जी जी सिद्धार्थ, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि वन मंत्री सुबोध उनियाल का बड़ा बयान सामने आया है। विभाग में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किशन चंद पर होने वाली कार्रवाई उदाहरण बनेगी। भ्रष्टाचार करने वाले हर अधिकारी पर कार्रवाई होगी। 2 और बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई की जा सकती है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कोई भी अधिकारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त होगा या फिर भ्रष्टाचार करने की सोच भी रहा होगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। 2 और बड़े अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई करने की बात सामने आई है। देहरादून से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर वन मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। अभय कैंतुरा देहरादून से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अभय, क्या जानकारी मिल रही है? चूंकि देखिए सरकार की तरफ से तो बार बार यही कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके की लापरवाही हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं वन मंत्री ने भी आज ये साफ कर दिया है कि किसी भी भ्रष्ट अधिकारी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अबे, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी। अबे, चूंकि विभाग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कोई भी अधिकारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, कड़े से कड़ा एक्शन लेने की बात वन मंत्री ने की है। और क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं वन मंत्री के द्वारा? देखो, वन विभाग में जो भ्रष्टाचार की समय बात कही जा रही है, उस भ्रष्टाचार पर चोट करने का काम वन मंत्री के सुबोध उनियाल के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। जो वन मंत्री है सुबोध उनियाल, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भ्रष्टाचार में जो अधिकारी लिप्त है, जिनके खिलाफ जांचें यहाँ पर चल रही है, उनके खिलाफ बड़ी कड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी, ताकि कार्रवाई आने वाले समय के लिए एक नजीर बने और कोई भी अधिकारी या कर्मचारी किसी भी तरह का कोई भ्रष्टाचार यहाँ पर न कर पाए। वन मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जिन अधिकारियों के ऊपर इस समय कार्रवाई की मांग यहाँ पर की जा रही है, जो जांच यहाँ पर चल रही है, अगर उनके द्वारा किसी भी प्रकार से वीआरएस लेने की बात कही जाती है, छुट्टी लेने की बात कही जाती है, तो फिर उनके जो उस वीआरएस को है वो निरस्त करने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा। क्योंकि जब तक कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती है तब तक किसी भी प्रकार से कोई ढिलाई, कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वन मंत्री ने साफ तौर पर हिदायत देते हुए कहा कि अभी भी विभाग में कई ऐसे प्रकरण हैं जिन पर जांचें चल रही है, कई अधिकारी ऐसे हैं जो उन आरोपों में लिप्त है और उनके खिलाफ जांच की प्रस्तुति यहाँ पर की गई है। तो जब तक जांचें पूरी नहीं हो जाती है, उन जांचों को त्वरित गति से पूरा करने के निर्देश यहाँ पर दे दिए गए हैं और उसके बाद जो दोषी अधिकारी होंगे, कर्मचारी होंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। तो ये समझा जा सकता है कि वन महकमा इस समय बड़ी तेज गति से काम करता हुआ नजर आ रहा है और भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को लेकर आश्वस्त है और किसी भी तरीके से कोई कोताही बरतने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। जी। अबे, चूंकि देखिए वन विभाग की तरफ से तो ये निर्देश दे दिए गए हैं मंत्री के द्वारा, क्या दूसरे विभागों की अगर बात करें तो वहां पर किस तरीके के निर्देश दिए जा रहे हैं? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि वन महकमा में जिस प्रकार से कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है, कार्रवाई दूसरे विभागों के लिए भी यहाँ पर कह सकते हैं कि एक मिसाल बन सकती है, एक रास्ता यहाँ पर खुल सकता है कि वो भी अपने विभागों में किसी भी प्रकार से जो भ्रष्टाचार है उसको पनपना न दे। क्योंकि लगातार सरकार के ऊपर ये आरोप लगते आए हैं कि जो अधिकारी हैं, जो भ्रष्टाचार में जिनका आरोप यहाँ पर लग रहे हैं, भ्रष्टाचार में जो लिप्त पाए जा रहे हैं, उनको सरकार की तरफ से संरक्षण देने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। तो ऐसे में उन सभी चीजों को बदलने की कवायद शुरू यहाँ पर हो चुकी है। जीरो टॉलरेंस का जो नाम सरकार ने यहाँ पर दिया है, उस जीरो टॉलरेंस को कंप्लीट करने का काम यहाँ पर विभाग की तरफ से किया जा रहा है। वन विभाग की तरफ से साफ तौर पर इसकी संस्तुति दी जा चुकी है। ये कह सकते हैं कि कुछ दिन पूर्व ही वन विभाग में जो वरिष्ठ अधिकारी थे, जो आईपीएस अधिकारी थे किशन चंद, उनके खिलाफ विजिलेंस जांच की संस्तुति सरकार ने यहाँ पर दी है। अब केंद्र सरकार से उस जांच को पूरा करने की यहाँ पर अनुमति मांगी गई है। अगर केंद्र सरकार की तरफ से अनुमति यहाँ पर दी जाती है तो फिर विजिलेंस जांच की जो पूरी कार्रवाई होगी वो जो आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ यहाँ पर शुरू कर दी जाएगी। इसी प्रकार से विभाग में 2 और बड़े अधिकारियों के खिलाफ जांच की बात यहाँ पर कही जा रही है, उनके खिलाफ आरोप यहाँ पर तय किए जा रहे हैं। तो यह समय समझा जा सकता है कि एक के बाद एक अब
बड़ी कार्रवाई वन विभाग में हो सकती है। जो भ्रष्टाचार में लिप्त जो अधिकारी है उनको कड़ी सजाएं मिल सकती है। जी अभय, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं और देहरादून से ही बड़ी खबर सामने आ रही है। आईएफएस किशन चंद का सेवानिवृत्ति का आवेदन रद्द कर दिया गया है। आय से अधिक संपत्ति मामले में शिकंजा कसा है किशन चंद पर और किशन चंद को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने की तैयारी की जा रही है। सरकार की मंजूरी के बाद मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। विजिलेंस विभाग मुकदमा दर्ज कर सकता है। आय से अधिक संपत्ति मामले पर मुकदमा दर्ज होगा। राज्य विजिलेंस को केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होगी। केंद्र से अनुमति मिलने के बाद ही मुकदमा दर्ज होगा। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में जेल में बंद कैदियों की मानसिक दशा को सुधारने के लिए बड़ा कदम उठाया है। बता दें, सरकार के जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने प्रदेश के जेलों में गायत्री मंत्र, राष्ट्रगान समेत कई मंत्रों को जेल में सुबह 6:30 बजे के बाद बजाने का आदेश दिया है। तो वहीं सभी कैदियों को अपने बैरक के सामने खड़ा होकर प्रार्थना, गायत्री मंत्र, राष्ट्रगान गाने का निर्देश भी दिया गया है। इस फैसले को लेकर जेल मंत्री ने कहा कि कैदियों को कुरीतियों से दूर और आध्यात्म की ओर अग्रसर करने हेतु हमने ये फैसला लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि जेल में बंद कैदियों की अमानवीय व्यवहार को दूर करके एक अच्छे विचार उनके मन में डाला जाए। माननीय मंत्री जी की बैठक हुई थी, उसमें आदेश दिए गए थे कि प्रत्येक जेल में प्रार्थना व गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय जाप ये करवाया जाए। तो हमारे यहाँ देवरिया जेल में भी प्रातः 6:30 बजे बंदी अपना नित्य कर्म करने पश्चात और हर एक इनक्लोजर में अलग अलग खड़े हो जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। 5 अप्रैल को मीटिंग हुई थी और हम लोग 6 अप्रैल को चालू कर देते हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।